सर इंडिया में इंफ्रा बदल रहा है, एक्सप्रेसवेज बदल रहे हैं, तो इससे हमारी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में कितना बदलाव आया है? हमारी बचत हुई है, उसके सामने जो टोल आता है उसने कमर भी तोड़ दी है। तो सबसे ऐसे 3 बड़े प्लेयर कौन से हैं मार्केट में? TCI फॉरेन के फंड से एक कंपनी आई है वो, और सर कुछ लोग ये सोचते हैं कि ट्रक बिजनेस में मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटा या बड़ा एक ट्रक लेके 1 साल तक चढ़ा के देखे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में पैसा तब बनता है जब गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सपोर्ट हो, ये सच है? यस, लेकिन वो गिने चुने लोगों को ही फायदा होता है। गवर्नमेंट से दूर भागते हैं क्योंकि वहाँ बिल पास कराना आपके बस की बात नहीं। ड्राइवर्स बुरे नहीं, बुरे व्यवहार करते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन आता है, ये नहीं। तो क्या बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन में, सबसे अमीर लोगों में तो वो जैन समाज के लोग सबसे आगे आते हैं। जैन समाज है ना, आप जो भी धर्म में मानते हो उस धर्म को पकड़ के चलेंगे, आपको फेलियर कभी होने का मौका नहीं। सो गाइज आज के एपिसोड उनके लिए एप्लीकेबल होने वाला है, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ये पॉडकास्ट आपने स्टार्ट करा है तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हमारे साथ हैं वी ट्रांस ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर अशोक के साहा साहब, जिनको 60 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक्स में। और आप हैरान होंगे जानकर कि जब इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की थी 1965 में, 4 से 5 लाख मात्र उस टाइम पे टर्नओवर थी, और आज वो कंपनी 1600 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। सो अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई आपके क्वेश्चन, और आपने जिस तरफ है हमारी इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया उसके लिए, तो बेशक आप आगे बढ़िए। और मैं अशोक के शाह, फ़िलहाल वी ट्रांस का चेयरमैन एमिरेट्स हूँ, और फ़िलहाल मतलब कुछ अरसे पहले मैंने पार्टली रिटायरमेंट ली है, लेकिन आजकल मैं लोगों के लिए जो भी ज़रूरी है वो काम कर रहा हूँ, उसमें सोशल वर्क भी आता है, और इस तरह से पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को अवगत कराने की एक नम्र कोशिश कर रहा हूँ। सो दोस्तों, अगर आप भी इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं और एक एंटरप्रेन्योर से क्या क्या गलतियां होती हैं, तो आज के एपिसोड में सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो अगर आपकी लाइफ में इस एपिसोड से कुछ भी वैल्यू एडिशन होता है, सो प्लीज डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो सर, जैसे मैंने आपसे पूछा कि जब 1965 में आपने कंपनी ज्वाइन की थी और 2025 में आप पार्शियल रिटायर हो चुके हैं, तो इसकी अगर शॉर्ट में थोड़ी सी जर्नी बता पाओ लोगों को। तो जर्नी ऐसी थी कि मैं स्कूल में पढ़ता था 1964 में, और मुझे एक ही शौक़ था, ट्रक चलाना सीखना था। और इसकी बदौलत मैंने क्या किया कि जैसे वैकेशन आता था तो वैकेशन में, हर वैकेशन में गांव चला जाता था। तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उस टाइम विजय ट्रांसपोर्ट के नाम पे जानी जाती थी, जो 1958 में बॉर्न हुई थी मेरे पिताजी और चाचा जी के द्वारा। तो मैं गांव चला जा रहा था, और स्टाफ की शॉर्टेज रहती है, वो शादी की सीज़न होने की वजह से अप्रैल मई जून के दौरान। तो मैं पिताजी को एक टाइम बोला कि ये जून में हम लोग जो जूझ रहे हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं ये जो डिलीवरी का काम है वो कर सकता हूँ। मतलब गाँव छोटे छोटे गांव में डिलीवरी हमारी करने जाती थी गाड़ियाँ। तो उन्होंने बोला तू छोटा नहीं है। मैं बोला छोटा नहीं, आपने पिछले हफ्ते तो बताया था कि तू 14 साल का हो गया है और तेरे डिसीज़न तेरे को खुद को लेने के, तो मैं अभी छोटा नहीं हूँ आपके कहने के मुताबिक। तो उन्होंने इजाज़त दी और मैंने वहाँ से शुरू की मेरी जर्नी। तो हर वैकेशन में, दिवाली के वैकेशन और समर वैकेशन में, मैंने इस तरह से काम सीखना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, गाड़ी चलाना सीखा, और 1964 में ही ट्रक चलाना सीख गया था।
तब आपने ज्वाइन करा उसके? यस, और इसके साथ 1969 तक मैं स्कूलिंग किया, जो एसएससी तक, मैट्रिक उस टाइम बोलते थे। तो इस दौरान मैं हर टाइम वैकेशन के दौरान ये जाता था, और किस्मत से मुझे 1967-66 के दौरान हमारी ऑफिस और गोडाउन जहाँ है वहीं रहने का मौका मिला मेरे चाचा जी के साथ 1 साल। तो वहाँ मेरा क्या है कि स्कूल था 7 बजे का और 12:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, और उसके बाद 2 बजे सीधा ऑफिस चला जाता था। मुझे दिलचस्पी थी तो 9 बजे तक सब काम करता था, और काम करते करते सब सीख गया। और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद 1970 में फुल टाइम मैंने जब भी ज्वाइन किया, तब हर एक काम मेरे हाथ से निकल गया था अदर देन अकाउंट्स। तो अकाउंट्स और इनकम टैक्स का जो परिचय मेरे 1970 टू 75 के दौरान हो गया, वो भी काम कर लिया। तो मतलब सब अकाउंट्स वगैरह में सब आपने ही देख लिया? सब ग्राउंड रियलिटी जो थी, संपूर्ण कहते हैं ना, संपूर्ण सीख लिया। और 1977 में मुझे 27 साल की उम्र थी, तो अचानक एक दिन कंपनी की बागडोर चाचा ने मेरे हाथ में दिए। मेरे पिताजी 1966 में रिटायर होके सोशल वर्क में लग गए थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने देखा कि क्या है हमारे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में 12 ट्रक थी, जिसके ऊपर बैंक की लोन थी, और 14 ऑफिसेस थी जो किराए की थी, और 22.5 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग कर्जा था बाहर का। ओके। तो मैंने क्या है कि एक फोकस अप्रोच लिया कि बिजनेस बढ़ाना कैसा, और ये बाहर का कर्जा है इसको कैसे दूर करना। तो ये 81 के दौरान ये क्लियर हो गया सब। और 81 से प्रॉपर्टी जो एक भी नहीं थी रुपये की, वो लेना स्टार्ट किया हफ्ते में। और 90 तक हमने पूरी, मतलब हमारे बॉम्बे गुजरात की ही लाइन थी उस टाइम, तो पूरी प्रॉपर्टी मेजर लोकेशन पे हमारी हो गई लोग। और साथ साथ में पैरेलल कंप्यूटर इंडिया में आया था 1983-84 के दौरान। तो 85 में इतना बड़ा डब्बा आ रहा था, वो हमने बसाया था और कंप्यूटराइज करने की कोशिश की थी, जो 90 में हमारी रसीद भी बननी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, 90s में रसीद बननी चालू होगी? यस। तो इस तरह से जर्नी आगे बढ़ती गई अपनी। और 2004 में शायद हमारी इंडस्ट्री में फर्स्ट हमने ईआरपी हमारे कंपनी में दाखिल की। तब हमारी जो टर्नओवर था वो 1.5-2 करोड़, 2 करोड़ के करीब होगा, 2-2.5 करोड़ के करीब। और 122 छोटी बड़ी ब्रांचेस थी। तो ये करने के बाद जो ग्रोथ हुआ, उसके आप सब साक्षी है जी। आज 1500 छोटी बड़ी ब्रांचेस है, 1600 प्लस का टॉप लाइन जाएगा इस टाइम। तो और 3500 प्लस के वाइट कॉलर एम्प्लॉई है। यस सर, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का बिजनेस ना बताया जाता है कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सो समहाउ आज की डेट में ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बनता जा रहा है। देखिए, आज से 10 साल पहले कोई मुझे पूछता तो मैं बताता था कि 88% अनऑर्गेनाइज है, 12% ऑर्गेनाइज है। लेकिन आज की डेट में इसमें इजाफा हुआ है, और 20% तक हम लोग मोटा मोटा 20-22% तक कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज हुआ है। उसके बाकी अनऑर्गेनाइज ही है, और अनऑर्गेनाइज है। और साथ में ये वेफर थिन मार्जिन पे जो काम हो रहा है ना, उसकी बदौलत नए प्लेयर का आना, एंट्री मुश्किल हो गई है। हाँ, जिसको फुल ट्रक लोड का या स्पेसिफाइड काम करना है, उसके लिए तो एक टेबल, एक कुर्सी, एक फ़ोन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिसको ऑर्गेनाइज वे से जो पार्ट लोड का काम करना है, LTL जिसको कहते हैं, अभी परिभाषा जो आई है LTL, लेस देन ट्रक लोड, जी,
तो उसमें अगर आना है या पार्सल बिजनेस में हम कहे आना है तो आज बाहर का फंड आता है, ऐसी 2 कंपनियां आई है, उसको छोड़ के पिछले 50 साल में सिर्फ 1 या 2 कंपनियां नेशनल फलक पे आ गई है। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट चलने वाली काफ़ी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो समझो एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलती है। बॉम्बे टू कोल्हापुर, बॉम्बे टू वापी, वापी टू अहमदाबाद, ऐसे छोटे रूट पे फिर भी कंपनियां हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि कोई ऑर्गेनाइज वे से कर रहा है, कोई अनऑर्गेनाइज, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन नेशनल फलक पे अगर आना है किसको तो ये नियर टू इम्पॉसिबल जैसा टास्क हो गया है। 2 कंपनियों में ने बाहर का फंड लेके कोशिश की थी, उसमें से एक तो उसका वो कहते हैं ना हमारे बाल मरण हो गया, और एक है अभी वो ऑपरेशनल फ्रंट पे जूझ रही है। बाकी सब सिस्टम और बाकी सब कुछ है ना, टेक्नोलॉजी, ये वो सब चीज़ें उनकी बराबर है। सर जैसे यंगस्टर्स ना हमारे साथ काफ़ी जुड़े हैं, तो जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो अगर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में काम करना है आपको, तो आपको हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको ट्रक लेना पड़ेगा, आपको ट्रक टेम्पो खरीदने पड़ेंगे, इस तरह से। तो क्या बिना उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। किया ऐसे जा सकता है कि ट्रक ब्रोकिंग का आपके पास 10 क्लाइंट है, 10 लोग आपके दोस्त हैं समझो, उनका ट्रांसपोर्टेशन आपको स्टार्ट करना है, तो आपके लिए एक कुर्सी, एक टेबल और एक फ़ोन, बस इतना हुआ तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें फुल ट्रक लोड का काम कर सकते हैं, लेकिन पार्ट लोड का करना पड़ेगा तो किसी ऑर्गेनाइज प्लेयर के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रक है वो किसी और का होगा? हाँ, ट्रक का मार्केट में मिलता है, मिल जाएगा, किराए पे मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका कोर कॉम्पिटेंसी मैं कहूँ ना वो ट्रकिंग है, तो उनके पास किसके पास एक ट्रक है, किसी पहले क्या था कि 1 से 5 ट्रक वाले ही ज़्यादा थे। आज क्या है कि 1 से 5 वाले को परवड़ता नहीं था, इसकी बदौलत वो निकलते गए, उसकी जगह पे बल्क ट्रकिंग वाले आ गए जिसके पास 50 गाड़ियों की फ्लीट है, 100 गाड़ियों की फ्लीट है, और वो सिर्फ सप्लाई करना जानते हैं, मतलब वो खुद बुकिंग नहीं करना चाहते हैं। ओके। तो इस टाइप का मिक्स एंड मैच है, मतलब किसी को करना है तो 2 साल 3 साल का अनुभव लेके ये फुल ट्रक लोड का काम आज भी बिना मूड़ी के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कर सकता है। मतलब बीइंग आप ब्रोकर बन जाओ बीच में, और आप किराए पे ले लो ट्रक, और ब्रोकर बन जाओ या खुद का बुकिंग करो, खुद का बुकिंग जो करो, भी करना है कर सकते हैं, और ट्रक आपको मार्केट से मिल जाता है। आपके पास क्लाइंट होना जरूरी है। समझ गया मैं। सर ज़्यादातर लोग जो हैं वो डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड बनना चाहते हैं, लेकिन आपने लॉजिस्टिक्स में जाने का क्यों चुना? इसका क्या कारण था? बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इस फील्ड में आ गए क्योंकि फादर मेरे थे 1947 से इस बिज़नेस में थे। 3 साल उन्होंने सर्विस की थी ट्रांसपोर्टेशन में, और उसके बाद 1950 में उन्होंने खुद की लोकल ट्रांसपोर्ट चालू की थी। ये विजय ट्रांसपोर्ट हमने स्टार्ट की 1958 में। उससे पहले 8 साल हम लोग मलाड, बोरीवली, कांदीवली से भात बाजार का बिज़नेस करते थे। अच्छा। तो वहाँ हमारे पास ट्रकें थी, वो जो सेवरलेट जो आती थी वो ट्रकें थी। और फादर ने जब स्टार्ट किया उसके बाद बड़े चाचा जुड़े, और उनके बाद दोनों छोटे चाचा भी कालक्रम से जुड़ गए। तो चारों भाई मिलके ये लोकल ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे। और 1956 में 2 मर्सिडीज बेंज ली, जो हमारी इंडस्ट्री में नहीं, हमारी कम्युनिटी में फर्स्ट थे। 26,000 की उस टाइम आती थी, क्योंकि 5,000 की ट्रक मिलती थी, उसके सामने हमने 26,000 की ट्रक ली थी। 26,000 की मर्सिडीज खरीदी? Yes, yes. 1961 में? 1956 में, 1956 में? 56 में। और कुछ अरसे तक, 1.5-2 साल तक हमने दूसरी कंपनियों में ये इंटरस्टेट चलाई थी, बॉम्बे गुजरात के रूट पे ही, मेन महाराष्ट्र गुजरात पे। और उसके बाद फिर
अपनी कंपनी की शुरुआत हुई 1958 में, एक ऑफिस और 2 ट्रक से। वेरी इंस्पायरिंग सर, बहुत मोटिवेशनल एक तरह से आपकी जो बात है ना, इतनी मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी अगर कोई सुन रहा है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। और आई एम श्योर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये इसमें हेल्प मिलने वाली है आज के पॉडकास्ट। यस। डेफिनेटली। और ये फादर का क्या जो नेचर था ना, वो लोगों को कैसे मदद करना। तो उन्होंने देखा कि सोसाइटी का पेन पॉइंट क्या है, तो जिसके साथ उठना बैठना था समाज में, हमारा समाज बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, तो वहाँ उनको ये लगा कि हमको इंटरस्टेट बिजनेस स्टार्ट करना है। लोगों का पेन पॉइंट दूर करने के लिए इन्होंने इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट चालू की, ये कह सकता हूँ। और एक चैलेंज आई थी, ये दोनों को मिक्स मैच करके इन्होंने स्टार्ट की। और स्टार्ट करने के बाद 3-4 साल तक लगातार हम लोग लॉस मेकिंग कंपनी थी हमारी। अच्छा। लेकिन अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है। तो उन्होंने उस टाइम 62-63 के दौरान अकाल पड़ा, तो सब कुछ छोड़ के वहाँ गायों की सेवा की। और उसी टाइम आते जाते एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मिल गया जिसने हमारी मतलब कंपनी की शकल बदली कर दी। और 1965 आते हुए तो जितनी बड़ी कंपनियां थी वो हमारे साथ काम कर रही थी। मतलब बाटा बोलो उस टाइम, कोलगेट बोलो, एशियन पेंट बोलो, जो भी कंपनी का नाम लेना है उस टाइम की जो कंपनियां थी वो हमारे क्लाइंट लिस्ट में थी। मतलब गुजरात का काम जो है हमारा, वो हमारे पास ही आता था। सर, लॉजिस्टिक्स कंपनी में जो मेजर रोल होता है वो होता है मैन पावर का। हाँ। जिसमें ड्राइवर्स हैं, डेली वेज लेबर्स हैं। सो उनको कैसे टैकल करने का बनाया आप लोगों ने? नहीं, उनको क्या है, टैकल करने का जो तरीका है हमारे फैमिली का, वो बहुत सिंपल सा है और वो कोई भी कर सकता है वैसा है। क्योंकि आदमी को इंसान समझो आप। सही बात है। और काम के समय मालिक और मुलाजिम का रिलेशन है, उसके बाद काम के अलावा जो है वो आपका व्यवहार है। अगर परिवार सरीखा हो जाता है तो आपको कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी दिक्कत नहीं आ सकती। हमारे साथ तो ड्राइवर भी हमारे घर पे खाना खाए हैं और हमने ड्राइवरों के साथ रोड पे खाना खाया, मतलब वो साथ में बैठ के खाना खाया है। और एक यही माहौल था शुरू से, जब से लोकल में फादर थे तब से। तो ये आगे से कहते हैं ना चली आती है, और हमारा 3rd जनरेशन भी इसको कुछ हद तक कैरी कर रहा है। सर, रीज़न ये था सवाल पूछना, क्योंकि ना अब जो ड्राइवर्स कॉम होती है, इतनी मेहनत करती है, रात भर ट्रक चलाते हैं बेचारे, लेकिन फिर भी ना उसको एट द एंड आज के टाइम में गाली बहुत सुनने को मिलती है। नहीं, लेकिन हमारी कंपनी हटके है इस बारे में कि हमारी ऑफिस में कहीं भी आपको ऊंची आवाज़ से कोई बात करते नहीं दिखेगा। गाली गलौज तो सवाल ही नहीं है, हमको आती ही नहीं है, जी जी। कभी दी नहीं है। और ये चीज़ अभी तो क्या है कि पढ़े लिखे लोग आ गए। और दूसरी बात क्या है कि ड्राइवर को उसका पेन पॉइंट क्या है ये हम समझते हैं। एम्पैथीपूर्ण हमारा व्यवहार रहता है, उनको अच्छी तरह से हम इज्जत देते हैं। उसकी वजह से हमारे साथ जुड़ने में फिर अलग नहीं हो। आज की डेट में लोग बोलते हैं कि ड्राइवरों की कमी है मार्केट में, बरोबर है। लेकिन हमको अगर आज 50 ट्रक डालनी है तो सिर्फ मार्केट में इतनी खबर देनी है कि 50 ट्रक हम नया लेना है, तो 50 की जगह 100 एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएंगे, सेठ हमको आना है आपके पास। तो ये है, क्योंकि हमने हर एक जगह पे देखिए जो हब बनाए हैं उसमें पहली सुविधा ये कि एक ड्राइवर को रेस्टिंग, ड्राइवर को नहाने धोने की, ये सब सुविधा हमारे जितने मेजर हब है वहाँ की गई है। और 1-2 जगह पे तो खाने की भी व्यवस्था की गई है फ्री ऑफ चार्ज। अरे वाह। तो ये सब चीज़ें, और जो हम खाते हैं हम भी वहीं खाते हैं जब भी जाते हैं तभी। तो वैसे आपका व्यवहार होगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कोई भी बिजनेस में। मैं तो कहूँ व्यवहार आपका है ना, वो आपका आईना है। सही बात बोली सर। सिंप्लिसिटी जो आपने बताई, बस उससे आप एक सिंपली पुराने ज़माने का जो
ट्रेडिशन है ना उसको फॉलो करना। पुराने ज़माने में यही होता था ना कि लोग आदमी आदमी को आदमी की तरह ट्रीट करता था। तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपके अंदर वो व्यवहारिक व्यवहार, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। सर लॉजिस्टिक्स जो बिजनेस है वो एक बैकबोन की तरह काम करता है, जैसे मतलब एक सामान को वहाँ से यहाँ पहुँचाना अमेजोन के थ्रू, या बड़ी बड़ी कंपनीज अपना सामान पहुँचाती है, फिर भी ये जैसे बैकबोन की तरह काम कर रहा है तो एक इनविजिबल इंडस्ट्री हो जाती है जिसके बारे में लोगों को फ्रंट पे नहीं पता है। तो इस कारण से यूथ ना इसके अंदर इतना जुड़ना नहीं चाहिए। नहीं, दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो कंप्लीट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दूसरी बात नॉन ग्लैमर्स है, और तीसरी बात आज की डेट में ये जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें वेफर थिन मार्जिन रह गया है। अच्छा, वेफर थिन मार्जिन इसलिए रह गया है कि जो बाहर की कंपनियां आती है फंड लेके, उनको क्या है कि बर्निंग करना है। बर्निंग ये नया आया है, वर्ड आया है। बर्निंग करेंगे, जितने आप बर्निंग करेंगे उतना आपका वैल्यूएशन ज़्यादा होगा। तो ये बर्निंग की वजह से पूरी इंडस्ट्री का बैंड बजा के रख दिया है, ये कह सकता हूँ। सही बात बोल रहे हो। क्योंकि आपकी कॉस्टिंग अगर 6 रुपया आती है और अब 5 रुपये में आप उठा रहे हैं, आप कितना दिन सरवाइव कर सकेंगे? क्योंकि और देखिए, आपकी कॉस्टिंग है ना हर साल बढ़ती जा रही है। और ये मैंने जो शुरू में कहा ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अच्छों को एक्चुअल कॉस्टिंग क्या आ रही है ऑपरेशन की, इसके बारे में जानकारी नहीं पता है। ही नहीं है उनको, सही कह रहे हो। तो ये वजह से लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात क्या है कि नॉन ग्लैमर्स है, लोगों को लोग देखते हैं अपने पिताजी को, अपने दादाजी को कड़ी मेहनत करने के बाद भी 2 छेड़े मिलाते देखते हैं, तो उस करके लोग आजकल पढ़ लिख के और इंडस्ट्री में जाना पसंद करते हैं। सही बात है। सर इंडिया में इंफ्रा बदल रहा है, एक्सप्रेसवेज बदल रहे हैं, तो इससे हमारी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में कितना बदलाव आया है? हमारी लॉजिस्टिक में जो ट्रांजिट टाइम है इसमें काफ़ी बदलाव आया है। और दूसरी बात ये है कि कॉस्ट पर किलोमीटर हमारी बचत हुई है, उसके सामने जो टोल आता है उसने कमर भी तोड़ दी है। और बराबर कर दिया वो। बराबर कर दिया, मतलब इतना है कि ट्रांजिट टाइम में जो कटौती हुई है उसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आज आप मानेंगे नहीं, एक ज़माने में जो पर किलोमीटर कॉस्ट ऑपरेशन था ना, उसमें मेजर कॉस्ट थी जो जी, वो डीजल की, और सेकंड थी टायर की, थर्ड थी मैन पावर की। बिल्कुल सही कह रहे हो। बराबर। बराबर। आज की डेट में डीजल के बाद टोल टैक्स टोल की टैक्स। इतना हैवी है ट्रकों के लिए। कार के लिए तो कार वाले को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ट्रक पे है। और वो पिछले दरवाजे से कभी बढ़ जाता है, वो किसी को पता नहीं है, किसी को दिखता नहीं है, अनविजिबल है। तो डीजल की, और सेकंड थी टायर की, थर्ड तो इसकी बदौलत बराबर फायदा मैं कह सकता हूँ ट्रांजिट टाइम के अलावा नहीं हुआ है। लेकिन सर ई कॉमर्स जैसे काम बढ़ते जा रहे हैं, यस। तो ई कॉमर्स ने लॉजिस्टिक्स की डिमांड को तो बढ़ाया है, तो क्या इंडिया में हम उस डिमांड को अभी फुलफिल कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री में मतलब क्या है कि देखिए, इंडस्ट्री मतलब क्या है, इंडस्ट्री की परिभाषा क्या है। तो एक टन का टेम्पो जो चलाता है वो भी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। सही बात, आता है वो भी उसमें। तो कई नए नए अभी एवेन्यूज़ निकले हैं कि आपको 15 मिनट में माल पहुंचाएंगे, लेकिन 15 मिनट में माल मंगवाने वाले को सोचना है ये कि इसके पीछे क्या चल रहा है। क्योंकि जो खाना मंगाते हैं 15 मिनट में, वो कितने दिन का पुराना होगा, आप सोचो। ये इस पे सोचने वाली बात है। सही बात। बेचारा वो आदमी आएगा 15 मिनट में, उसको डिलीवरी करना है, कितने टेंशन में चलाता है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये जो मानवीय पहलू होते हैं, जो ह्यूमन पहलू, उस पर भी ध्यान रखना है। दे देगा, कंपनियां आती है, नौकरी
अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोग नौकरी के लिए, सब कुछ करने के लिए, पेट के लिए बोलते हैं ना, सब कुछ करने, लेकिन अपने को ये एंगल कि अपने को ज़रूरत क्या है, अपने को रियल में ज़रूरत है या बगल के कोई होटल में जाके खाना खाना है या बगल की दुकान से जाके लेके आना है, ताकि शरीर को भी कसरत मिले और जो रिलेशनशिप इतने सालों से वो भी बरकरार रहे। ये मतलब ये ह्यूमन एंगल से भी सोचने वाली बात है, लेकिन ये जो आज इनकी डिमांड है उसको तो फुलफिल कर रहे हैं अभी। क्योंकि अभी एक नया इसमें जुड़ा है, वो बाइकर्स। तो बाइकर्स भी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का पार्ट है, तो ये बाइकर्स के जरिए काम हो रहा है ई कॉमर्स का अधिकतम। और हमारा ई कॉमर्स डिवीज़न आज की डेट में 1,25,000 पार्सल पर डे डिलीवरी कर रहा है, लेकिन वो 15 मिनट वाला नहीं है, वो आराम से करने वाला है। हमारा काम जो है ना, ये 15 मिनट वाला, एक दो प्रपोजल आए थे हमारे, हमने मना कर दिया, हम लोग ये नहीं करेंगे। और मैंने मेरे बेटों को, मतलब मेरा बेटा ही संभालता है एक, तो उसको बोल दिया कि भाई ये एंगल से आप कि इसकी बदौलत जो सर्विस देने वाला है उसको क्या इम्पैक्ट आएंगे, उसके फैमिली को, इसके मेंटल हेल्थ को, तो वो पार्ट जरूर से आप देखना। ईवी ट्रक्स, ड्रोन डिलीवरीज हो गई, या रूट प्लानिंग हो गई, तो इन सब टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमारे बिजनेस में कितना इम्पैक्ट आया या आ रहा है? हमारे बिजनेस में वैसे देखने तो कुछ नहीं आया। इसकी बदौलत मैं बताता हूँ। तो हम ईवी ट्रक्स अभी अपने बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ईवी ट्रक का क्या है कि ईवी ट्रक की बैटरी का जो इशू है, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस है तो वहाँ उसमें काम नहीं आ सकता, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में आज की डेट में हम लोग ईवी सब तरह के यूज़ कर रहे थे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, सब की सेवाएं ले रहे हैं और वहाँ कुछ बेनिफिट मिलता है। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट क्यों नहीं है, उसकी एक वजह है कि ईवी की जो बैटरी है उसकी कॉस्ट इतनी हाई है। अभी समझो, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि आपके पास i10 गाड़ी है और आपका रोज़ का 10 किलोमीटर रनिंग है, तो i10 आपको 6 लाख या 7 लाख में मिलेंगी। वही गाड़ी ईवी में आप लेने का 4 लाख में मिलेंगी, 11 लाख में मिलेगी। 4 लाख का डिफरेंस। अभी 4 लाख का इंटरेस्ट जोड़ो तो ईवी की कॉस्ट से आपके पेट्रोल की कॉस्ट आपको कम आएंगी। तो ये देखो, दिखता है, जो दिखता है वो सही नहीं हो। समझिए, हम लोग इस इंडस्ट्री में, हमारा पास कैलकुलेशन सब चीज़ का है, तो हमको पता चलता है। तो मैंने देखो लॉन्ग रूट के लिए एक ईवी गाड़ी ली है, बाकी मेरी 4 गाड़ी में से सब पेट्रोल या डीजल की है, क्योंकि मेरा रनिंग अभी ऑन एन एवरेज है 10 किलोमीटर है। तो मुझे इंटरेस्ट का 4 लाख या बड़ी गाड़ी में समझो 22 लाख का और 25 लाख का जो डिफरेंस आता है, उसको उसका इंटरेस्ट की कॉस्ट गिनूं तो मुझे पेट्रोल सस्ता पड़ता है। ओके, चलो आपने इस बहाने ये भी बता दिया कि ईवी गाड़ी बेटर है या फिर पेट्रोल वर्जन। नहीं, छोटी रनिंग है। आपकी रनिंग कितनी है? आपकी रोज़ की रनिंग अगर 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है, लंबे है, कम से मतलब 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर प्लस है, तो ईवी आपके लिए ठीक है। लेकिन उससे कम है तो आपके लिए ईवी, ये कैलकुलेशन आप करके देखेंगे कि दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस है, उसका सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट या ईएमआई जो भी कहो वो देखेंगे तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी देखने मिल जाएगा। सर, लॉजिस्टिक्स का इंडिया में आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस है, तो सबसे ऐसे 3 बड़े प्लेयर कौन से हैं मार्केट में आज की डेट में? मार्केट में देखिए, आज की डेट में टर्नओवर के हिसाब से देखेंगे तो टीसीआई और जो फॉरेन के फंड से एक कंपनी आई है वो, और एक सेफेक्स है। अच्छा, सेफेक्स भी है। हाँ, ये 3 बड़े प्लेयर मैं काउंट करता हूँ। मतलब क्या है कि जो पार्सल बिजनेस में है, टर्नओवर वाइज देखने जाओ तो 3,000-5,000 करोड़ का है, लेकिन गवर्नमेंट का काम करता है या 5 पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, वैसे काफ़ी मिलेंगे।
लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्रीज से देखेंगे। अभी मेरा भी महीने का 1 लाख टन सिर्फ गोडाउन डिलीवरी का, मतलब सन्ड्री डिलीवरी जो कहते हैं, पार्ट लोड, पार्सल लोड, वो काम है। अभी वो पार्सल लोड में आप देखेंगे तो एक बिल्टी 300 या 500 की बनेंगी। जब ये फुल ट्रक लोड बॉम्बे टू कलकत्ता जाएंगी तो लाख रुपए की बनेंगी। तो ये डिफरेंस होगा। टर्नओवर वाइज भी हम नहीं, लेकिन पार्सल बिजनेस में अगर मोनोपोली देखो या पहले 10 प्लेयर देखो तो हमारा नाम भी है उसमें। ओके, टॉप 10 में आते हैं उसका मतलब? टॉप 10 में, टॉप 5 में भी आता होगा। अभी कुछ डेटा नहीं है ऑथेंटिक, लेकिन मैं जहाँ समझता हूँ, लेकिन क्वालिटी वाइज देखो या रेपुटेशन वाइज तो सबसे ऊपर हम लोग हैं। सर, अगर किसी को ये समझना है कि लॉजिस्टिक्स कंपनी, ये वाली कंपनी जो लॉजिस्टिक्स की है, वो अच्छी है या नहीं है, तो क्या मैट्रिक उसका देखे कि उसे पता लगे कि यार ये कंपनी अच्छी है? नहीं, इसमें बहुत से पैरामीटर्स है। अगर आप 2-3 पैरामीटर्स कुछ बताना चाहो। देखिए, जब भी आपका माल पार्सल हाँ, कभी आगे पीछे हुआ, गुम गया, डैमेज हुआ, अच्छा, तो आपके साथ क्या व्यवहार होता है, ओके, ये सबसे पहला। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। और दूसरा, ट्रांजिट टाइम आपका। ये मेन 2 चीज़ है। और हमारे पास फॉर्चूनेटली 2004 से इंडस्ट्री में फर्स्ट ऐसी सुविधा मिली है कि एक इंश्योरेंस कंपनी में हमें ट्रांजिट पॉलिसी दी है। उसके हिसाब से हमारे पास जितनी रसीद बनती है, जैसे रसीद बनी हमारी, आपका इंश्योरेंस ऑटोमेटिक हो गया। और हमको इतना विश्वास रखते हैं वो लोग कि 5,000 तक का क्लेम हम सेटल खुद कर सकते हैं। मतलब हमारे जो क्लाइंट है उसको कभी माल में डैमेज हुआ या गुम गया तो जो हम रिटर्न देते हैं अप टू 90%, 85%, वो एवरेज है ना मार्केट में 30 से 40% का धारा है। दैट मीन्स अगर मैं एक लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे उसमें जो है गुड्स इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस करवाना चाहिए? करवाना पड़ता है। लॉन्ग डिस्टेंस में मैंडेटरी जैसा हो गया है, क्योंकि आज सब चीज़ की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, तो कराना ज़रूरी है। और कराना नहीं है तो हमारे साथ जोड़ सकते हैं, हमारा तो है। हमारे पास 2 सुविधाएं हैं। ट्रांजिट, अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस है करके आपको बताना है, और नहीं है तो नहीं है बताना है, तो अकॉर्डिंगली हमारी बुकिंग हो जाती है। उसमें मामूली पैसा आपको 1 रुपये, मतलब 1,000 पे 25 पैसा देना पड़ता है, जो हम 12 पैसा चार्ज करते हैं, आधा। मतलब इंश्योरेंस कॉस्ट आपकी आधी हो सकती है उसमें। नहीं, तो जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं ओनर हूँ किसी ट्रांसपोर्ट बिजनेस का, तो जिस कंसाइनर है, कंसाइनी है, हाँ, तो जो क्लाइंट है उसको करवाना है गुड्स का इंश्योरेंस की मैं करा के दूंगा? नहीं, जिसको माल भेजना है, मैन्युफैक्चरर है, वो कराएंगा तो बेटर रहेगा। कंसाइनर हो गया बेसिकली, Consignor। जो माल भेजेगा वो करा के Yes। देगा। अच्छा, ओके। तो खुद अगर ट्रांसपोर्टर भी चाहे तो वो भी करा सकता है? वो करा सकता है, उसको परवड़ेगा नहीं ये वेफर थिन मार्जिन में। ओके, उसका नुकसान है। हाँ, बराबर। सर, एक टाइम के बाद होता क्या है कि स्टार्टअप्स ना स्केल नहीं कर पाते हैं, तो क्या गलती करते हैं एज एंटरप्रेन्योर? देखिए, स्टार्टअप क्या गलती करते हैं ये मैंने देखा है कि स्टार्टअप का माइंडसेट क्या है। अभी हाल ही में हमने कुछ स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, मतलब पिछले 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ। उसमें एक माइंडसेट देखा है कई लोगों का, सभी का नहीं। कई लोग है ना, उनकी जो सोच है वो एंटरप्रेन्योर्स वाली होती है, और कई है ना वो नौकरी करने वाली सोच होती है। आईआईटी पढ़ के आए, ये पढ़ के आए, टेक्नोलॉजी इतना हाई है, लेकिन माइंडसेट है ना वो एम्प्लॉय वाला होता है। तो वो उनको चाहिए 8 घंटे का काम करना है, सैटरडे संडे छुट्टी लेनी है। और ये सैटरडे संडे अगर स्टार्टअप छुट्टी लेगा ना तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। बहुत सही बात बोली आपने। और ये चीज़ हमने अनुभव की है। एक कंपनी इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आई थी,
लेकिन आज लड़खड़ा रही है। तो एक पार्टी ने अभी इसको टेक ओवर करने की बात की, तो उससे नेगोशिएशन किया, तो उसकी जो प्राइस थी वो कुछ बताई जो लॉजिकली सही नहीं थी। तो अभी मैं उसमें थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ दोनों एंड से, क्योंकि मैं दोनों एंड से हूँ इसके लिए। तो ऐसे चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये एक है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो स्टार्टअप आता है ना, मेरे हिसाब से आज तक जितने फेलियर देखे हैं वो उन कैटेगरी में आए हैं जो सोसाइटी का एक पेन पॉइंट एड्रेस करने के भावना से आते हैं। वो लोग छोटे या बड़े अरसे में सक्सेस होते हैं ज़रूर से, और उसको सक्सेस होते कोई रोक नहीं सकता है। जिसकी भावना ये है ना, वो उसके लिए स्काई इज़ द लिमिट नहीं है, कहता है स्काई से भी लिमिट ज़्यादा है। लॉजिस्टिक्स बिजनेस जो है मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है जैसे कि, हाँ। तो अगर कल को ये बिजनेस गायब हो जाए या थम जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अगर आपकी सांस रुक जाए तो क्या होगा? तो फिर तो सीधा स्वर्ग या नर्क। बस वही होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है वो रीढ़ की, इसकी कीमत नहीं है लोगों को। लेकिन अगर 15 दिन अगर बंद रही तो क्या होता है? पूरा अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। और अपनी जो कीमत है ना, हमारी इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली अब तक नहीं जान पाई है। जिस दिन जान पाएंगे ना, इस दिन वेफर थिन मार्जिन से बेटर जो रिस्क सामने रिवॉर्ड जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रिस्क जितना है ना, आज देखो कि करोड़ों का अरबों का माल है ना, वो आपका रोड पे है, और उसकी रिस्क जब तक माल मकाम पे नहीं पहुंचता आपके वह सर पे है। तो अपनी कीमत जब तक हम नहीं जानेंगे, हमारी इंडस्ट्री नहीं जानेंगी, तब तक ये प्रॉब्लम रहने वाला है। और उसमें भी जो कॉस्टिंग की जानकारी बिना के लोग ये बर्न वाले आ जाते हैं, तो वो इंडस्ट्री के बैंड बजाने में कुछ बाकी नहीं रखते हैं। मुझे भी लगता है कि ये जो बर्न वाला किस्सा चल रहा है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है एक। बिल्कुल है, क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री अपने बलबूते पे किसी भी गवर्नमेंट की सहाय के बिना ग्रो हुई है, और वो कुछ बाहर के विदेशों के प्लेयर को मंजूर नहीं है। इसके लिए बर्न वाला लेके आए, ये हमारा मानना है। और दूसरी बात ये है कि आज की डेट में लोग बोलते हैं कि किसानों को जो सहूलियत देती है, किसानों से ज़्यादा तो हमारी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट आज मिल रहा है लोगों को। आज हमारी बात करें तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में 3500 3600 या 4000 लोग हो गए, बराबर है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में 25000 लोग हैं। कितने परिवार हो गए, कितने लोग हो गए, आप गिनती करो तो लाख तो लोग आप मानेंगे ना। अभी एक कंपनी, अभी 2.25 लाख कंपनियां हैं छोटी बड़ी, ज़्यादा नहीं। हमारी इंडस्ट्री हमारे मतलब कद के हिसाब से हमारा है, हम लाख लोग को दे रहे हैं, लेकिन कम से कम 2000 5000 10,000 वाले भी है ना, जो लोगों को रोजी रोटी दे रहे हैं। तो वो हिसाब से देखने जाओ तो ये इंडस्ट्री है, और गवर्नमेंट की तरह से निगलेक्ट ही किया गया है। अभी ये पिछले 10 साल में फिर भी कुछ मतलब वो कहते हैं ना, सब्जी में नमक के जितना हमारा रिकॉग्नाइजेशन हुआ है, ये मैं मानता हूँ। सर कुछ लोग ये सोचते हैं कि ट्रक बिजनेस में मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है कि ट्रक बिजनेस में एक्चुअली मार्जिन ज़्यादा है कि कम है? जो लोग कहते हैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि ये छोटा या बड़ा एक ट्रक लेके 1 साल तक चढ़ा के देखे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे अमूमन कितना मार्जिन रहता है? मार्जिन मतलब बहुत कम रहता है। मार्जिन अभी आपके पास देखो, ऊंचा नीचा काम करते हैं उसमें अलग बात है,
बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बिजनेस करना है, उसमें मार्जिन आप सब खर्चे निकालेंगे तो आज की डेट में 5 से 10% मुश्किल से। रिस्क के सामने रिवॉर्ड नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं कई फोरम में मैंने ये बात की है और हमारी इंडस्ट्री को भी मैं हमारी एसोसिएशन के साथ भी 83 टू 2009 तक जुड़ा हुआ था, मतलब फुल टाइम। तो उसमें भी लोगों से कहता था, अवेयरनेस के लिए मैंने काफ़ी 12 साल तक मेहनत की है कि लोगों में अवेयरनेस। वेक कमेटी हमारी होती थी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मैं प्रेसिडेंट था, तभी भी मैं चेयरमैन था, और मैं जब भी जॉइंट सेक्रेटरी था तब मुझे चेयरमैन बनाया गया था इस कमेटी का 97 में। तो तब से मैं ये इस पे काम कर रहा हूँ और जितना हो सका मैंने मेरे एंगल से वो सब अवगत कराया है लोगों को। सर, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में पैसा तब बनता है जब गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सपोर्ट हो, ये सच है? यस, लेकिन वो गिने चुने लोगों को ही फ़ायदा होता है, बाकी सब लोगों को तो नहीं। वो गवर्नमेंट से दूर भागते हैं क्योंकि वहाँ बिल पास कराना आपके बस की बात नहीं है। और लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन मैं तो कहूँ कि हमारी इंडस्ट्री में ये जो काम करते हैं उसमें कुछ सेक्टर छोड़ के बाकी जैसे के थे उसमें बड़ा है। सर, जब आपने काम स्टार्ट किया था अपने बिजनेस कंपनी के अंदर लॉजिस्टिक्स में, तब के कंपैरिजन में आज कितना फ़र्क है 2025 में जब हम बैठे हैं? तो फ़र्क तो बहुत है। देखिए, मैं एक छोटे से उदाहरण दूंगा इससे। 1959 में मैं ट्रक के ज़रिए भुज से मुंबई आया था। चला के? हाँ, चला के नहीं, मतलब मैं ड्राइवर के साथ, मैं स्कूल में था, अभी 9 साल का था तब। 9 साल के थे आप, उस ड्राइवर के साथ आए थे? हाँ, ड्राइवर और क्लीनर और मैं, हम 3 लोग आए थे। तो मुझे उसमें सिर्फ रन पास करने में 3 दिन लगा था और उसमें एक्सल टूट गया। तो 2 दिन वो एक्सल के लिए हमको अहमदाबाद जाना पड़ा और वहाँ से माल लेके आना पड़ा, मतलब ये मैकेनिक बुलाना पड़ा था। और 7वें दिन मैं बॉम्बे पहुँचा था। वही जर्नी आज मेरी ट्रक को करनी है तो 24 घंटा या 36 घंटे में हो सकती है। उसमें ड्राइवर का रेस्ट भी आ गया, 36 घंटा मतलब रेस्ट के साथ। तो इतना फ़र्क पड़ा है अभी। 7 दिन और 1.5 दिन इतना फ़र्क पड़ा है। मतलब क्या है कि रोड की कंडीशन कहो या इंफ्रास्ट्रक्चर कहो या गाड़ी की क्वालिटी कहो, उस टाइम 6 टन की गाड़ी हुआ करती थी, आज 40 टन की गाड़ी भी उतने ही टाइम में आ सकती है। और 40 टन की गाड़ी चलाओ या कार चलाओ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सर, टाइम डिस्टेंस तो आपने बता दिया, लेकिन उस 9 साल 960 के किलोमीटर, उस 9 साल के बच्चे की जो डेडिकेशन थी, क्या वो आज के एंटरप्रेन्योर में है कहीं? नहीं, उसमें क्या है एक बात कहूँ ना तो कुछ मजबूरी थी। हाँ। मजबूरी ये थी कि मुझे पहले से शौक था अच्छा। और मेरा वैकेशन ख़त्म हो रहा था और उस टाइम क्या है कि एक ही ट्रेन थी, वो कच्छ से हमको जाना पड़ता था नौलखी बाई बोट, और वहाँ से ट्रेन पकड़ो और 2 बदली करो, और अकेले जाना तो मैं जा नहीं सकता था। 9 साल के, रिस्क भी नहीं ले सकते न पेरेंट। तो बोला ये अपनी ट्रक जा रही है, उसके साथ बैठा दो तो वो पहुँच जाएगा स्कूल चालू होने तक। तो मैं वो हिसाब से निकल गया। 2 दिन स्कूल मेरी गई, ये गाड़ी का जो एक्सेल फेल हो गया उसकी वजह से। तो ये अनुभव भी मिला मुझे कि रोड पे कैसे चलना है, क्या कैसे करते हैं। और वहाँ से मुझे इंटरेस्ट जगा, जो 64 में फिर मैं ट्रक चलाने को सीखा, जो वो उसका इंटरेस्ट एक्चुअली पॉइंट है ना, तो वो 59 वाली सफ़र थी। मतलब आप उस टाइम ट्रैफिक भी इतना नहीं था आज के मुकाबले? बहुत इजी वे था वैसे, लेकिन रोड कंडीशन ऐसी थी कि हार्डली 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर घंटे का काट रही थी गाड़ियाँ, जो आज 60 70 80 किलोमीटर काट रही है। सर, वेरी इंस्पायरिंग। मतलब 14 साल की उम्र में ट्रक चलाया, यस। और आज जो है इतनी, उसी कंपनी के इतने बड़े आप फाउंडर, एक तरह से कह सकता हूँ, को फाउंडर कह लो, चेयरमैन कह लो। चेयरमैन एमिरेट्स कह सकते हैं आप,
फाउंडर तो मेरे पिताजी और पिताजी थे, चाचा वो जी तो थे। सही बात है। सर, एक बिजनेस के अंदर कॉमन चैलेंजेस क्या आते हैं? बिजनेस के अंदर कॉमन चैलेंजेस में अगर देखने जाओ तो पहली बात, गलत आदमी का आपने चुनाव कर दिया तो वो आपका बेड़ा गर्क कर। कर देगा। दूसरी बात चैलेंजेस में देखो तो ये बिलिंग बिजनेस जो स्टार्ट हुआ 1965 से, उससे पहले सिर्फ पेड भाड़े पे बस है। आज भी देखो तो आप कुरियर का करेंगे, आपको पहले पैसा देना फिर माल उठाएगा। हाँ। तो हमारे कुछ इंडस्ट्री में 1965 से कुछ प्लेयर आए, उन्होंने ये बिलिंग बिजनेस स्टार्ट किया जो आज इतना फूला फला है कि आज एक तरह से हम लोग ट्रांसपोर्टर कम और बैंकर ज़्यादा बन गए। 90 दिन की क्रेडिट दी, 30 दिन की क्रेडिट दी। अरे सर्विस मैंने आज दी, मुझे कल पैसा चुकाना है, सही बात है। तो मैं 90 दिन की क्रेडिट कैसे दे सकता हूँ? हाँ। लेकिन ये दीमक की तरह से हमारी इंडस्ट्री को खोखला कर रहा है। ये दो बड़ी चैलेंजेस है हमारी। उसके अलावा हमारे बिजनेस की चैलेंजेस देखो तो कभी भी रोड साइड पे एक्सीडेंट होना, फायर होना, ट्रैफिक जाम होना, रोड टूटना, पुल टूटना, गाड़ी पानी में बह जाना, ये सब रिस्क फैक्टर है जो लोग आज, जो एंटरप्रेन्योर्स है, कुछ लोग को छोड़ के कोई गिनती नहीं करता है ये। और सर, उसमें फिर ड्राइवर्स को भी कितना नुकसान होता होगा? ड्राइवर्स को भी, ड्राइवर्स का एक है, ड्राइवर्स के साथ क्या है कि ड्राइवर्स बुरे नहीं होते, उनके साथ लोग बुरे व्यवहार करते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन आता है। ये मैं कैसे, सही बोल रहा हूँ। मैंने देखा है बहुत नज़दीक से। मैंने तो ट्रक चलाई है, तो ट्रक में मेरा ड्राइवर ने मुझे कहा सर आपको सुबह पहुंचना है और मुझे तो नींद आ रही है। तो मैं बोला चल मैं चला लेता हूं। तो रात को 2 बजे वहाँ से गाड़ी उठाई एक जगह से, तो सुबह 6 बजे तक मैंने चलाई और सुबह उसको उठाया तो फिर वो सोडा से मुंह धो के फिर वो 11 बजे मुंबई पहुंचाया मुझे। मतलब ऐसा होता है कभी। तो मतलब क्या, मैंने नज़दीक से रहता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैं तो कहता हूँ। मैंने अनुभव किया है, मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखा है। तो एक नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या सजेस्ट करते हो अगर कोई लॉजिस्टिक्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या किसी सर्विस टेक रिलेटेड बिजनेस में जाए? देखिए, सर्विस इंडस्ट्री में जाना है ना आपको, तो एक ही चीज़ देखनी है कि लोगों का पेन पॉइंट क्या एड्रेस कर रहे हो आप, और लोगों के लिए क्या काम करना चाहती है, आपकी भावना क्या है। और दूसरी बात यह है कि अपॉर्चुनिटी हमारी इंडस्ट्री में देखो तो मैं तो बोलता हूँ कि कोई लिमिट नहीं है इसकी, अपॉर्चुनिटी इतनी है। एक तरह से हमारी इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री सोने की खदान पे बैठी है। ओके। लेकिन सोना उसी को मिलेगा जो वहाँ खदान में खोल के उसको पहचानेगा, मेहनत करेगा जाके। मेहनत, कड़ी मेहनत है। जो मेहनत करने को तैयार है उसको सर्विस इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। जब भी देश आज़ाद हुआ तब सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा था कुछ 34%। आज सर्विस इंडस्ट्री फूल फाल के 68, मतलब डबल डिजिट में हो गई। और इंडस्ट्री, और ये है, पिछले आपको पता होगा कि 95 टू 2010 15 साल में अपना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो ग्रो ही नहीं हुआ था। 25 औसत था, मतलब 25 जीडीपी में उसका हिस्सा 25% था, जो आज बढ़ के कितना हुआ है, 35% हो गया, 30-35% के ऊपर जा गया। मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया। आप सिंपल सी बात करो ना, तो आप डिफेंस का 51,000 आइटम आप इंपोर्ट कर रहे थे, आज कितना कर रहे हो पता है? 3,600। बाकी सब मेक इन इंडिया है। गवर्नमेंट ने 2021 में सबसे पहले 1191 आइटम पे बैन लगाया इंपोर्ट। जो क्यों बैन लगाया? कि हमारे देश में बन रही नहीं बनाएंगे, मतलब ये डिफेंस रिलेटेड। समझ गया। और आज कितने चीज़ों पे बैंड है?
तो मेजोरिटी पे पेंट है। तो ये प्रोग्रेस है ना, आज दिखता नहीं है लेकिन वर्ल्ड को दिखता है, लोगों को नहीं दिखता है हमारे, लेकिन ये प्रोग्रेस है हमारा। आज कुछ वेपन्स ऐसे बने हैं हमारे कि जिसकी ऑर्डर्स 2027 तक के हैं छोटी कंट्रियों के, क्योंकि बड़ी कंट्री के मुकाबले हमारा जो माल है उनको सस्ता और क्वालिटी वाला पड़ता है इसके लिए। तो ये चीज़ अभी आज नहीं तो कल धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगी। मैं तो क्या है, ये सब चीज़ सेमिनार में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो जानकारी मिलती रहती है मुझे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आज देखो अपॉर्चुनिटी देखने जाओ तो कौन से बिजनेस पे है, तो सबसे ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इन्वॉल्व है वो सेक्टर में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। आपको पता नहीं होगा कि हमारी एक कंपनी ने ट्रायल बेस होकर ये ट्रायल में सक्सेस हो गया है। हाँ। एक ड्रोन बनाया है 4.5 मीटर की साइज़ का, जिसमें 4 मिसाइल और 9 ये एक्सप्लोजर। अभी ये आने वाले 6 महीने में इसका प्रोडक्शन बाहर निकलेगा, मतलब डिज़ाइन हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो क्या होगा। और टारगेट पे 2000 किलोमीटर तक जा सकते। अच्छा। अभी 200 की रेंज का उन्होंने ट्रायल लिया था, इतना पता है मुझे। तो ऐसी कई चीज़ें हमारे जो टेक्नोक्रेट है उन्होंने बनाई है और हो रहा है, लेकिन ये साइलेंटली काम हो रहा है। तो मीडिया वाले को ये इसमें दिलचस्पी नहीं होगी शायद दिखाने में। हाँ, जो खबरें देखता हूँ ना, हमने खबरें, मीडिया का मतलब खबर देखना बंद कर दिया आपने खबर देखना बंद कर दिया। पेपर में भी जहाँ जो पेपर में पॉजिटिव न्यूज़ के साथ शुरुआत होती है वैसे ही पेपर मैं देखता हूँ, एक ही पेपर देखता हूँ, बाकी कोई पेपर देखना बंद कर दिया। मीडिया तो देखने लायक ही कहाँ है सर आज के टाइम में। और विश्वसनीयता नहीं है, खो चुकी है। कुछ भी सच्चाई नहीं है, पब्लिक वही दिखाया जा रहा है जो वो देखना चाहती है बस। क्या आपको लगता है कि इंडिया एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बन चुका है जैसे कि सिंगापुर और यूएई? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा। काफ़ी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है जिसके बारे में मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक हब की जो व्याख्या है, जो कॉस्टिंग है आज हमारी, वो कंपेयर टू अदर कंट्री हाई है। हाई होने की वजह है कि देखिए 1 से 10 तक जो मेन चीज़ लगती है, डीजल कहो, मैन पावर तो फिर भी सस्ता है, लेकिन डीजल, टोल टैक्स, टायर की कॉस्ट, ये सब कीमतें देखो तो लॉजिस्टिक हब बनने की, और दूसरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर्डल्स है कितने, तो वो आई डोंट थिंक। सर अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं शुरुआत में, मान लो, या किसी एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन से सेक्टर में आप उसको सजेस्ट करोगे कि वो 1 करोड़ रुपए वहाँ लगाए? आज के सेक्टर में है तो मैं डिफेंस सेक्टर में लगाऊंगा या एजुकेशन में। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन या डिफेंस, ये दो ही सेक्टर मुझे लग रहा है, क्योंकि 1943 में लॉर्ड मैकले ने जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की थी वो आज तक चल रही है। उसमें बदलाव करने की कोशिश पिछले 15 साल से हो रही है, लेकिन जिस तरह से जो हमारा ऋषि मुनि वाला ज़माना था, आज क्या है, आज की कॉलेजें जितना पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा डराते हैं। उसके वजह से लोग ये पसंद करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में आने की वजह से की जगह वो नौकरी करना पसंद करते हैं। और अगर एंटरप्रेन्योर बनने के लायक बंदा नौकरी करेगा तो 50 लोगों की नौकरी खा रहा है मेरी सही कह रहे हो। बराबर। बराबर। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा राक्षस है हमारे देश में, उसको अगर सुधारना है तो एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है। और कई लोगों ने ये इसकी शुरुआत की है, अच्छा कर रहे हैं ऋषिकुल टाइप की प्रथा से। तो वो टाइप का जो
जो ट्रेडिशनल बरसों से चला आता है वो एजुकेशन में 1 रुपया नहीं डालूंगा, लेकिन इस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो लोग आगे आ रहे हैं, स्टार्टअप आ रहे हैं, मैं उसमें ज़रूर निवेश करना चाहूँगा। और दूसरा कि सोसाइटी का जो पेन पॉइंट एड्रेस करने के एंगल से टेक्नोलॉजी के साथ करने की कोशिश करता है, वो बिजनेस में भी मैं निवेश करना चाहूँगा। सर एक लास्ट मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहो। देखिए, लास्ट मैसेज के तौर पे मैं एक ही कहूँगा, यूथ है या मिड एज के लोग हैं उसके, कि आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसको पहचानिए और उसी क्षेत्र में आप काम करेंगे तो आपको डिज़ायर लेवल पे आपको सफलता मिलेंगी। दूसरी बात कि उसी को आप कोर कॉम्पिटेंसी को लेज़र साफ फोकस से पकड़ के रखना। तीसरी बात, आपका जो धर्म है, जिस भी मजहब में धर्म में आप मानते हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल अपनी ज़िंदगी में अपने बिजनेस में लाएंगे, आपको सफलता होने से कोई रोक नहीं सकेगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और जिसको भी कभी मेरे से कुछ बात करनी है या परिचय करना है या सलाह लेनी है तो मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू सर। सर एक चीज़ और, जो आपने अपनी सेहत के बारे में जो राज है ना वो नहीं बताया ऑडियंस को। आप 75 साल के हो चुके हो। मैं 75वां मेरा रन हो रहा है। हो अभी रहा है। 2 महीने के बाद मैं 75 पूरा करके 76 में प्रवेश करूंगा। तो आप सर 75 साल के हो चुके हो, तो इस सेहत का राज क्या है, अभी भी इतने एक्टिव हो? देखिए, सेहत का राज अगर देखने जाओ तो मैं कहूँगा कि पहला श्रेय दूंगा मेरी स्वर्गस्थ पत्नी को, उसने इतना ध्यान रखा। और दूसरी बात कि पिछले 25 साल से डिसिप्लिन लाइफ, और तीसरी जैनिज़्म को फॉलो करना। मैं 78 से हर चातुर्मास में पर्युषण हमारे आते हैं उसमें 28 करता हूँ, 8 उपवास होते हैं गर्म पानी पे। और दूसरा कि जो हमारे बाप दादा खाते थे उसके अलावा मैं खाता नहीं हूँ। मतलब पिज़्ज़ा, पास्ता या इटालियन, मैक्सिकन, फास्ट फूड कुछ नहीं? फास्ट फूड कुछ नहीं, बेकरी प्रोडक्ट नहीं, आइसक्रीम नहीं। आइसक्रीम को बंद करे 15-20 साल हो गए। और समोसे या मेंदू वड़ा, ये टाइप की चीज़ें सब छोड़ चुका है। देखिए, रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो जितना ऊपर जाता है उतनी चीज़ छोड़ते जाता है। तो मेरा काम यही, मैं सोचता हूँ कि रॉकेट की तरह रहना है, आगे बढ़ना है तो छोड़ते जाना है। तो हर साल में अभी नियम बनाया है, एक आध चीज़ छोड़ते जानी है। मतलब क्या है, सादा सिंपल फूड, सुबह फ्रूट, दोपहर को लंच और शाम को दिन ढलने से पहले हल्का फुल्का खा लेना, बस ये। और जितने मैं हफ्ते में एक उपवास करना, और साल में अभी पिछले 10 साल से 2 अठाई करना, मतलब 8-8 उपवास के 2 राउंड लगाने, कभी 3 भी हो जाते हैं। और मैंने 1 महीने के उपवास किए, मतलब 78 से मेरी उपवास की जर्नी है, लगातार चालू है। और पिछले 10 साल में मैंने कम से कम मतलब 10 साल में 20 या 21 अठाई की है। तो ये रीज़न है। और अपने आप को कभी भी तंदुरुस्त, मतलब ये नहीं समझता मैं अपने आप को एज इज़ नंबर मेरे लिए। मैं अपने आप को वही समझता हूँ जो आज 35 साल का उम्र में था वो। तो वो हिसाब से ही मैं चलते रहता हूँ, दौड़ते रहता हूँ, हाथ पैर हिलाते रहता हूँ। और ये सभी बातों को अगर जोड़ा जाए तो ये मेरी तंदुरुस्ती का राज है। सर भारत में जैन समाज की जो संख्या है वो बहुत कम है, लेकिन अगर मैं गिनती करूं मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन में, सबसे अमीर लोगों में, तो वो जैन समाज के लोग सबसे आगे आते हैं। देखिए, जैन समाज है ना, एक तो अपने धर्म का प्रिंसिपल एडॉप्ट किया है, अहिंसा परमो धर्म, साधर्मिक भक्ति, ये सब चीज़। और इसको अगर एलोब्रेट करें तो आप देखेंगे कि जितनी गौशाला है, पांजरा पोल है, धर्मशाला है,
आप देखेंगे तो आइदर उन हमारी कम्युनिटी की होगी या डोनेशन उनका होगा। तो वो सिद्धांत से चल रहे हैं, मतलब जियो और जीने दो वाला। और दूसरी बात कि अर्थ उपार्जन के लिए अपना एथिक्स एंड वैल्यू देखो, उसमें गांव होता है तो वहाँ कचरा पेटी भी होती है, सही बात है। तो हर एक नहीं फॉलो करता है, लेकिन मेजोरिटी ये धर्म के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। मैंने शुरू में आपको इंटरव्यू के दौरान कहा ना, आप जो भी धर्म में मानते हो उस धर्म को पकड़ के चलेंगे, आपको फेलियर कभी होने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सिद्धांत हमारी कम्युनिटी एज ए होल, एज ए लार्ज अपना रही है, उसकी बदौलत मैं ये समझता हूँ, मेरा मानना है। और दूसरी क्या है कि जो अपनी कम्युनिटी का है, पहले अपने भाई बंधुओं के लिए, फिर अपनी कम्युनिटी के लिए, फिर समाज के लिए, फिर देश के लिए, मतलब जो भी कंट्रीब्यूट हो सकता है वो करते हैं। और भगवान महावीर जो कह के गए उस सिद्धांत को, मतलब कुदरत के सिद्धांत को उन्हें, कि कुदरत आपको हवा देती है, पानी देती है, उसका कोई दाम नहीं होता है। तो बिना दाम का आप जितना ज़्यादा देंगे, दान धर्म आप देखेंगे तो जितने रिच फैमिली है, बड़े फैमिली है, उसका देखेंगे तो हिस्सा डोनेशन का ज़्यादा रहेगा, जिसका उसको कुदरत है ना, कुदरत के पास मांगना नहीं पड़ता है। कुदरत है ना, अपने पे कभी भी है ना आपका एहसान नहीं रखेगी। तो इस हिसाब से कुदरत हमारे पे एहसान नहीं रखने के हिसाब से हमारे समाज को समृद्ध बना रही है। और देखो, अच्छे लोगों के पास पैसा होगा तो अच्छे काम हो गए, और अगर यही पैसा अच्छे लोग ने कमाना छोड़ दिया, तो बुरा काम होगा। सही बात। तो वो भी सिद्धांत एक काम कर जाता है। मेरी बात कहूँ तो मैंने 54 इयर्स में रिटायरमेंट का सोचा था। तब एक महात्मा जी ने मेरे से पूछा, तेरे को शारीरिक तकलीफ है? मैं बोला ना, मानसिक नहीं। कुछ और तो तकलीफ है? नहीं। हाथ पग चलते हैं? हाँ चलते हैं। फिर क्यों नहीं करना है, क्यों रिटायर होना है? मैं बोला समाज सेवा। बोला समाज की सेवा पैसा कमा पैरेलल कर सकता है, उसके लिए धंधा छोड़ना नहीं है। देखो, जिस दिन तेरे जैसे लोग हैं ना कमाना छोड़ देंगे ना, उस दिन वही पैसा तेरे हिस्से का अगर गलत आदमी के हाथ में गया तो वो गलत काम करेगा, तो तेरे हाथ में पैसा आएगा, तू अच्छा काम करने में, तेरे कोई शौक नहीं है, ऐसे ये नहीं है। और ये बात इतनी फिट बैठ गई, उस दिन मैंने तय किया, जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक समाज को अपना जो भी है देते रहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। मैं आशा रखता हूँ कि आप और हमारे सुनने वाले सबको संतोष मिला होगा। डेफिनेटली सर, और जो जनता जिसने भी देखा है ना ये आज का पॉडकास्ट, उसके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। बस तो मेरा आना यहाँ सार्थक हो जाएगा। प्लीज़ अगर कुछ भी आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होता है तो कमेंट करके भी ज़रूर बताना है प्लीज़। थैंक यू सर। और किसी को मेरा नंबर चाहिए तो मेरा 9322407979 नंबर है, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक करना कि अनजान नंबर का रिंग नहीं आता है मेरे फ़ोन में, तो मैसेज डाल दे, पहले मैसेज करना और फिर बात कर सकूँ। सर का नंबर आपको जो है लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू सर।